सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब तथा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इसकी यूनिट है फर्स्ट। उसमें देखो टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारधारा में प्रश्न बन के आया है कि भूगोल के जो नए प्रश्न है, भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में अरब भूगोल बताओ। इसका वर्णन पूछा है इन्होंने। अगर अरब भूगोलवेताओं के योगदान की विवेचना करनी है कि किस में क्या क्या योगदान दिया है, किसने? अरब भूगोलवेताओं ने ज्योग्राफी के अंदर। अब नंबर 5 देखो, अरब के भौगोलिक विचारधारा। भौगोलिक विचारक नंबर 5 बात करते हैं अरब के मुख्य जो भौगोलिक विचारक है उनमें। तो देखो पहले बात करते हैं परिचय की। यूनानी और रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और राज्य के बिखराव का समय था, जिसमें भौगोलिक ज्ञान पर ईसाई धर्मांधता और अंधविश्वास का पर्दा छा गया था और पूर्ववर्ती यूनानी और रोमन मान्यताओं को भुला दिया गया था। यूरोपीय इतिहास की 3वीं से 12वीं शताब्दी के विज्ञान के विमुख अवधि को अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। पूर्व में मध्यकाल में जब यूरोप भौगोलिक ज्ञान का ह्रास यानी कमी हो रही थी, उस टाइम पे वहां पे अरब जो मुख्य भूगोलवेता थे उनका विकास हुआ। अरब के भूगोलवेता विकास में चिंतन और नवीन आविष्कारों के भूगोलिक ज्ञान में उच्च स्तरीय वृद्धि करने में जुटे हुए थे। अरब के भूगोलवेताओं ने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कब से दिया? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। 13वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने कार्य किया। अरब भूगोलवेताओं ने खगोलिक, गणित, भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानचित्र कला आदि में उल्लेखनीय प्रगति की थी। उन्होंने भौगोलिक चिंतन और अध्ययन विधि को नवीन दिशा प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी किया था। ठीक है। इसके बाद में इनके जो मुख्य रूप से जो भूगोलवेता थे वो देखो निम्न थे। अरब भूगोलवेता देखो कौन कौन से हैं अरब भूगोलवेता, वो देखो। नंबर 1 बात करते हैं हम। अनेक अरब लेखकों और विद्वानों ने भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें निम्न है। नंबर 1 है वो है मोहम्मद अब्दुल। मोहम्मद अब्दुल कासिम, ये हो गया उनका फर्स्ट जो वर्ग। मैं एक का यहाँ पे वर्णन करूंगा और फिर नाम लिखते जाएंगे। नंबर 5 है, इसमें कई भूगोलवेता हैं। देखो मैं इनका पूरा नाम अब्न हकल अब्बू अल मोहम्मद कासिम था। इनका जन्म मेसोपोटामिया में नारबीन में हुआ था। इन्होंने मई 1943 में उसने घूमने फिरने की ठानी और विश्व के विभिन्न ऐसे देशों की पैदल यात्रा पर निकल पड़ा जो पवित्र कुरान के परिक्रमा कक्ष के अधीन थे। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, अल जजीरा, इराक, ईरान, ट्रांसजोनिया, सिसिली आदि की यात्राएं भी की। इनकी बुक की बात करें, इनकी मुख्य बुक थी जो ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स, मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्स, ये इनकी बुक थी। इसको हिंदी में अगर बात करें तो मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक है। इसमें विभिन्न देशों एवं प्रदेशों की सीमाओं, इस बुक के अंदर विभिन्न प्रदेशों की सीमाओं
सीमाओं, जलाशयों, नदियों, मार्गों, संसाधनों एवं व्यापारिक वस्तुओं, विभिन्न करों आदि का वर्णन सम्मिलित है। वह यूरोप को एक द्वीप मानता था। अफ्रीका के बारे में लिखा, लाल सागर से सटा उसका पूर्वी तट पूर्व दिशा को मोड़ता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के कृषि तकनीकों और प्रमुख उपजों का वर्णन करने वाला वह एकमात्र अरब भूगोलवेता था। यहाँ पे कृषि तकनीकों का भी इन्होंने वर्णन किया कि कौन से क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी तकनीकें काम में ली जा सकती है, जिससे उस काल में उत्पादन की विस्तृत और सही तस्वीर वर्णित हुई थी, यानी सही दिशा को पता चला था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अल मोहम्मद अब्दुल कासिम। अब इसके बाद सेकंड देखो है अल मसूदी। अल मसूदी इसके ऊपर क्या हुआ कि कई बार एग्जाम में टिप्पणी भी पूछी जाती है, तो कई बार इनके बारे में पर्टिकुलर, जैसे इन बनूनी इब्न बतूता है, उनके बारे में भी टिप्पणी पूछी गई है। तो देखो अल मसूदी जन्म कहां हुआ इनका? बगदाद में तथा 1956 में देहांत मिस्र के फस्तात नगर में वह भूगोलवेता और इतिहासज्ञ भी था, यानी इनका इतिहास का भी वर्णन, काफी किताबें इन्होंने इतिहास पर भी कार्य किया था। वह एशिया व अफ्रीका देशों में खूब घुमा फिरा था, यानी यहाँ एशिया और यूरोप की इन्होंने काफी यात्राएं की थी। विशेषतः उसने फारस, ट्रांस, ऑक्सियाना, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर, वोल्गा, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, कानपालू यानी मेडागास्कर जिसको अभी बोला जाता है, रोमन भाषा में इसको अलग कहा था, यानी अरबी भाषा में इसको अलग कहा गया था, कानपालू। ओमान, अरब का दक्षिणी भाग, यूनान, स्पेन और मिस्र की यात्राएं भी इन्होंने की थी। इन्होंने भूगोल व इतिहास में महत्वपूर्ण सामग्री जोड़ने के साथ ही ब्रह्मांड विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागर विज्ञान, भू आकारों का अध्ययन, खगोल विज्ञान, इस्लामी कानून और अरबी लोक साहित्य में योगदान दिया। अगर इनकी बुक की बात करें, इनकी अल मसूदी की बुक्स की बात करें तो देखो अल मसूदी ने कौन कौन सी बुकें दी है उनके बारे में। इनकी कृतियां हैं किताब मुराज, नंबर 5 इनकी कृति है किताब मुराज अल दहाब। ठीक है, ये इनकी पहली कृति थी तथा सेकंड बुक है किताब अल तनबौल, ये इनकी इसरम, ये इनकी सेकंड बुक थी। ठीक है, थर्ड इनकी कृति थी, ये देखो किताब अखबार, अल जंगा, ये इनकी कृति थी सेकंड। ये 30 जिल्दों के अंदर थी, 30 जिल्दों में बटी हुई थी, जो ये किताब अखबार अल जंगा थी। अगली किताब है किताब अल सोगा, किताब अल ओसा, ये इनकी फोर्थ बुक है। अब इनमें से
ये किताबें हैं जो किताब अल तनबल इसरक, किताब अखबार अल जंगा, किताब अल औसत, ये जो किताब है तीनों, ये क्या हो गई, अभी उपलब्ध नहीं है, केवल ये बुक है अभी उपलब्ध है। यानी वो किसी कारण से तीनों बुकें नष्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखो, इनको आप नोट कर सकते हो। अल मसूदी ने पृथ्वी की गोलाब आकृति यानी गोलाकार आकृति की पुष्टि की थी। वह समुद्र की सतह को वक्राकार मानता था। उन्होंने अरब सागर को बृहत्तम सागर बताया था और साथ ही अरब से चीन तक के जीवीय मार्ग में 7 सागरों का वर्णन किया था। अब देखो इन्होंने क्या क्या किया था। नंबर फर्स्ट है पर्शिया सागर, फारस की खाड़ी को क्या कहा था इन्होंने, पर्शिया सागर, और मकराना शामिल है इसमें। लारेवी सागर, सिंधु डेल्टा के केप कौसिन कुमारी अंतरिक्ष तक। हरकंद का सागर, बंगाल की खाड़ी को इन्होंने बताया था कि हरकंद का सागर। सहलोत का कालाबार सागर यानी मलक्का सागर को। केंद्रीय सागर यानी मलक्का प्रायद्वीप का पूर्वी तट था। सेब का नगर यानी वियतनाम के तट को चीन से मेल। संची का नगर चीन सागर था। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या बताया इन्होंने कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो हो गई इनकी बुकें। अब आगे इनका विस्तार देखते हैं। उन्होंने भू आकृति विज्ञान में योगदान देते हुए उसे आधुनिक बनाया और भू आकारों के निर्माण में तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन था उसको भी शामिल किया। मुख्य रूप से भू आकारों के निर्माण क्रिया में विकास चक्कर से भी विकास चक्कर यानी ये किसमें था, भू आकारों। इस आकारों में अलग अलग अवस्थाएं होती थी। दो कौन कौन सी थी, भू आकारों के निर्माण क्रिया में विकास चक्र से वे युवावस्था से परिपक्व अवस्था और अंत में वृद्धावस्था के चरण में पहुंचते हैं। इस अंतिम अवस्था में उनकी आकृति स्तनप्राय यानी पेनिप्लेन मैदान जैसी बन जाती है। इनके अनुसार नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। यानी नदियां क्या करती है, अलग अलग अपर्दन द्वारा भू आकृतियों यानी स्थलाकृति जो टोपोग्राफी बनाती है वो अलग अलग बनती है। ये इन्होंने इसका भी अध्ययन किया था। इनके अनुसार पृथ्वी का कोई ऐसा स्थान नहीं है जो हमेशा जलाच्छादित रहा हो और ऐसा भी नहीं है कि कोई भूमि हमेशा स्थल रही होगी, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। उन्होंने बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं का ऐसा वर्णन एक मौसमी वैज्ञानिक के दृष्टि से किया। अल मसूदी ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध स्थापन करने का भी उल्लेख करने का उनका प्रयास काफी सराहनीय था। यानी उन दोनों के पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन का उन्होंने सम्मान किया। अगला है उनका कथन था, उनका एक मेन कथन था जो देखो इनवर्टेड कॉमा स्टार्टिंग करना है और फिर लिखना है। पृथ्वी की शक्तियां मानव को भिन्न भिन्न रूपों में प्रभावित करती है। क्या कहा था कि पृथ्वी की जो शक्तियां हैं वो मानव को अलग अलग डिफरेंट टाइप पर प्रभावित करती है। नंबर फर्स्ट है जल, जो कौन कौन सी शक्तियां कैसे कैसे प्रभावित करती है। जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, स्थलाकृति है, तीनों अलग अलग प्रकार से मानव को प्रभावित करती है। पर्टिकुलर जल अलग प्रकार से करता है, कहीं पे अधिक है तो कहीं है नहीं, बिल्कुल से। इसी प्रकार से स्थलाकृति कहीं पे उच्चावच यानी पहाड़ी पठार मैदान है तो कहीं पे झील वगैरह है तो कहीं पे उबड़ खाबड़ धरातल वाला है। प्राकृतिक वनस्पति कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे जल वगैरह की सूखा दृष्टि है। तो इस प्रकार तीनों का अलग अलग प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के प्रति अनुकूल के प्रमाण अल मसूदी ने जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में भी पाया। भाषा के आधार पर अधिवास योग्य जगत को 7 राष्ट्रीयताओं में विभक्त किया। फारसी, अरब, यूनानी, मिस्र, तुर्की, हिंदू वाणी और चीनियों की अलग अलग इन्होंने बांटा। इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में भी विभक्त किया। विभाग किसको, विश्व। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे, तो वो देखो सेकंड जो भूगोल में था
अल मसूदी हो गया। अब आता है तीसरा अल बरूनी के ऊपर। थर्ड है वो है अल बरूनी, ठीक है। फोर्थ है वो है इब्न बतूता। इन दोनों का मैं गत पर्सन में बता चुका हूं कि अल बरूनी का वो है उज्बेकिस्तान में हुआ था जन्म, और इन्होंने खगोल विज्ञान में योगदान दिया था, गणित में योगदान दिया था किसने, अल बरूनी ने, तथा भौतिक भूगोल में योगदान दिया था, प्रादेशिक भूगोल में योगदान दिया था, और औसत विज्ञान के अंदर भी इन्होंने योगदान दिया था। ये अल बरूनी का इतिहास बता चुका हूं, और अल इब्न बतूता दोनों पे गत पर्सन में जो गत वीडियो हो उसमें दोनों का देख लीजिए आप, वहां से मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगला देखो पांचवा अल इदरसी। अल इदरसी इनका पूरा नाम है अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद। इनका जन्म है सियूटा, सियूटा मोरक्को अफ्रीका के उत्तर, क्वेटा के पास में है, अफ्रीका के उत्तर में। शिक्षा कार्डोबा नगर में हुई थी। इन्होंने अपने जीवन में भूमध्य सागर के तटवर्ती अनेक स्थानों की यात्राएं की, जिनमें लिप्सन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को, सिसिली द्वीप, एशिया माइनर, कुस्तुतुनिया और अफ्रीका के कुछ आंतरिक भागों की यात्राएं भी की। उनकी बुक है वो है 1154 में प्रकाशित हुई। विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन, इनकी बुक थी विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन। अल इदरसी ने हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, कई यूरोपीय तथा एशियन नदियों के विश्व में फैली पूर्ववर्ती भ्रांतियों को दूर किया। यानी पहले अलग दर्शाया हुआ था, तो इन्होंने नया अध्ययन करके इनका वर्णन अलग से मुख्य प्रकार से किया है। इन्होंने नाइजर, डेन्यूब आदि अनेक नदियों के मार्ग को भी स्पष्ट व्याख्या की। इन्होंने अपने विश्व मानचित्र में भूमंडल को 7 ग्रह जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, 7 जलवायु प्रदेशों में। क्योंकि अल मसूदी ने कितने में किया था, 14 जलवायु प्रदेशों में, और इन्होंने कितने में किया, 7 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा। और प्रत्येक को प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर उप प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने प्रत्येक उप प्रदेश की भू-आकृतियों, यहाँ पे जो पाई जाने वाली भू-आकृतियों के बारे में तथा नदियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में तथा कृषि उपज, यानी वहां पर कौन कौन सी कृषि की उपज होती है उनके बारे में आदि का अलग अलग वर्णन किया। ठीक है। इसके बाद अल इदरसी द्वारा तैयार किया गया विश्व मानचित्र भूगोल जगत के लिए उनकी विशिष्ट देन है। उन्होंने उस समय ज्ञात क्षेत्रों से लेकर छोटे छोटे मानचित्रों का निर्माण करके एक मानचित्रावली यानी एटलस का भी निर्माण किया था। उनके मानचित्रों में वास्तविक रूप से ज्ञात तथ्यों एवं विवरण का को ही प्रदर्शित किया गया था। तो अल इदरसी द्वारा भी है कई जो मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने 3 चीजों का देखो वो बताया गया। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। इन्होंने ये जो दिया है एशिया वाला भाग, 3 स्थानों के बारे में अपने मानचित्र में बताया था इन्होंने।
ये एक बिल्कुल ब्रैकेट में बंद है। इस प्रकार से इन्होंने दिया था और यहाँ पे इन्होंने डेट की डेट है सभी में, सभी जगह। ये एशिया कहा था उन्होंने, इसे अफ्रीका बताया था, और इधर वाला जो भाग है वो यूरोप का है। जहां पे भी डेजेस है बिल्कुल से, इस टोटल में डेजेस है और इधर भी डेजेस है। इसके अलावा यहाँ पे भी डेजेस है। तो इस प्रकार से ये मानचित्र बताया था इन्होंने तीनों के बारे में। ये किसका है, इसके नीचे डायग्राम में लिख दो, अल ईदर्शी का विश्व मानचित्र। ठीक है, अल ईदर्शी का विश्व मानचित्र। अब है इब्न खालदून। देखो अगला है जो अरब भूगोल में था। आप इसका स्क्रीनशॉट है, इसको बना लिया होगा। ये देखो छठा जो अरब भूगोल वेता है वो है इब्न खालदून। इब्न खालदून ये 1332 से 1406 इनका जो समय है वो 1332 से 1406 तक। इनका जन्म स्थल है वो अल्जीरिया। जन्म स्थान की बात करें तो अल्जीरिया के अंदर, अल्जीरिया जो वर्तमान में है उत्तरी अफ्रीका के पास है, में हुआ था। 1977 यानी 1377 में इन्होंने बुक प्रकाशित की थी और ये बुक इनकी जो लिखी हुई थी ये मुकदमा थी। मुकदमा, ठीक है। इस बुक के 6 खंड थे। नंबर 6 खंडों में विभाग की है और 6 खंडों के जो नाम थे वो मुख्य इस प्रकार है। देखो नंबर 5 जो खंड था वो था सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान। सेकंड था चलवासी और स्थायी संस्कृति। अगला था राजवंश और राज्य, ग्रामीण और नगरीय जीवन यापन के साधन और विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने इब्न जो खालदून को एक कुशल इतिहासकार और समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, किंतु इन्होंने एक पर्यावरणवादी भूगोलवेता के रूप में मानवीय क्रियाओं और उसकी जीवन शैली पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की तार्किक व्याख्या की है। इन्होंने अपनी पुस्तक में विभिन्न सामाजिक संगठनों की विकास अवस्थाओं की व्याख्या के साथ ही मरुस्थल के चलवासी जीवन को सर्वाधिक आदिम और पवित्र बताया है। इन्होंने विभिन्न शासन प्रणालियों की भी विवेचना की है, यानी अलग अलग जो शासन प्रणालियां आई थी देश में या विश्व में, उनके बारे में भी कुछ का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने विभिन्न जो राजनीतिक शक्ति के रूप में राजवंशों के उत्थान की क्रमिक अवस्थाओं के रूप का वर्णन किया है। जनसंख्या वितरण के संदर्भ में इब्न खालदून का विचार था कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जनसंख्या सघन है और भूमध्य रेखा के सहारे जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है। भूमध्य रेखा वाले जो पास में क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है, यानी कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा के निकट निवास करने वाले लोग तेज बुखार के कारण काले हो जाते हैं। तेज धूप के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में क्या होता है, लोग काले हो जाते हैं। इनके अनुसार मनुष्य के गुणों और अभिरुचियों पर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्णायक प्रभाव पाया जाता है। इब्न खालदून प्रथम पर्यावरण नियतिवादी था जिसने मानव और पर्यावरण के सहसंबंध को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो अरब भूगोल वेता है।
अन्य भूगोलवेता थे उनमें है अपनी इब्न सीना, सातवां देखो है इब्न सीना। इब्न सीना अरब भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने पर्वत निर्माण और अपरदन के कारकों का अध्ययन किया था। पर्वत निर्माण और अपरदन कारक। निर्माण का मुख्य से इनका अपना कथन दिया था। इसके साथ में ही इन्होंने अरबी भाषा का भौगोलिक ज्ञान कोश की भी रचना की इब्न सीना ने। अगला देखो आठवां है जो है सुलेमान और अबू जैद ने भारत हिंद महासागर के द्वीपों और चीन का भूगोल लिखा था इन्होंने। अगला है वो है इब्न खुर्दाद। इब्न खुर्दाब इन्होंने अरब, फ्रांस, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों, जापान, कोरिया आदि का भौगोलिक वर्णन किया था। इन्होंने रास्ते और मुमालिक नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है अल याकूबी। इन्होंने भूमध्य सागरीय अफ्रीका, मिस्र, अरब, सीरिया, ईरान और इराक के नगरों का भौगोलिक वर्णन किया था। अल-इस्तिखरी अगला जो अरब भूगोलवेता है वो देखो। दो बुकें लिखी थी इन्होंने। किसने? अल-इस्तिखरी ने दो बुक लिखी। नंबर फर्स्ट बुक है, एक में विभिन्न देशों की जलवायु का वर्णन है एक बुक में, तथा जो सेकंड बुक है इसमें विभिन्न देशों के उच्चावच, आर्थिक क्रियाओं और नगरों तथा उनके मार्गों का वर्णन किया गया है। ये उनकी सेकंड बुक है। अब है अगला है जो 12वां है, यानी ये सभी अन्य भूगोलवेताओं हैं। अन्य जो अरब भूगोलवेता थे उनमें से है ये सभी। इन्होंने काम किया है इसके प्रति। अल-मगदीजी है ने विश्व की जलवायु और सामान्य भूगोल पर 2 खंडों वाली बुक लिखी थी। प्रथम खंड में विश्व का सामान्य भूगोल और दूसरे खंड में विश्व के 14 वृहत प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया हुआ है। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, फिर ऊपर लिखता हूं। अगला है 7वां है जो अन्य में इब्न यूनुस इन्होंने अक्षांश देशांतर ज्ञात करने की पद्धति को समझाया और खगोल पर एक बुक लिखी थी। अगला है वो है अल-जरकली। अल-जरकली खगोल विज्ञान पर 3 बुकें लिखी थी इन्होंने, जिनमें नक्षत्रों की सारणी तथा खगोलीय सिद्धांत का वर्णन दिया हुआ था। अगला बात करते हैं 9वां अल-बाकरी। अल-बाकरी ने उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के भूगोल का वर्णन किया था। अल-सेपा जो सेपा है ने
खगोलिक, भूविज्ञान और भूगोल के विभिन्न विषयों को समाहित करते हुए विज्ञान कोश की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद है रुमहुरमुंजी। रुमहुरमुंजी ने इन्होंने भारत, चीन और जापान का भूगोल लिखा था। अल जहानी है ने अरब देशों और मध्य एशिया के मार्गों का वर्णन किया था। अगला है अबजेद बलखरी ने मानचित्रों की सहायता से खुरासान की जलवायु का वर्णन किया था। अतः अरब भूगोलवेत्ता के प्रमुख योगदान मुख्य खगोल विज्ञान में, गणितीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में और सामान्य भूगोल में अलग अलग इनके वर्णन रहे थे। तो देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपने लिख लिया होगा इनको। इनका योगदान देखो, अलग अलग योगदान था। वैज्ञानिक भाई बता दिया, अलग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। पूर्व मध्य काल में अरब भूगोलवेत्ताओं ने लंबी लंबी स्थलीय और समुद्री यात्राएं किया था और अरब वासियों के व्यापारिक संबंध दूरवर्ती देशों तक था। इससे अरब वासियों ने भौगोलिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई और अनेक अरब विद्वान भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। अरब भूगोलवेत्ताओं के प्रमुख योगदान है। नंबर 5 बात करते हैं खगोल विज्ञान। देखो, खगोल विज्ञान के अंदर अरब तथा उसके समीपवर्ती एशियाई और अफ्रीकी देशों की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है, जहां रात्रि में आकाश में मेघ रहित और स्वच्छ रहता है। यह पर्यावरण आकाश ये पिंडों के प्रक्षेपण तथा खगोल ज्ञान प्राप्त करने में सहायक था। अरब के खगोलविदों ने ग्रहों तथा नक्षत्रों के प्रेक्षण हेतु गोल यंत्र, तूरीय यंत्र, चक्कर यंत्र, फलक यंत्र आदि का निर्माण किया तथा जिनके द्वारा वे पृथ्वी की विषुवत स्थितियों, सूर्य और चंद्रमा की राशि परिवर्तन तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि के प्रेक्षण करते थे। इब्न यूनुस और अल जरकली ने खगोलीय में कई पुस्तक भी लिखी। सेकंड है गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल में अरब भूगोलवेत्ता पूर्ववर्ती यूनानी एवं रोमन विद्वानों के गणितीय ज्ञान से परिचित और प्रभावित थे। ईरान, थिरोज, मिस्र, काहिरा, इराक, बगदाद और स्पेन, टोलेडो में खगोलिकी के साथ ही गणितीय भूगोल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अध्ययन किए गए थे। पृथ्वी की आकृति तथा आकार को निश्चित करने के लिए और मानचित्र के लिए प्रक्षेपों के निर्माण की गणना के लिए गणितीय भूगोल का विकास किया गया था मुख्य रूप से। तीसरा है भौतिक भूगोल में इन्होंने एक योगदान। भौतिक भूगोल में इन्होंने योगदान दिया था। अनेक अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल के विविध तथ्यों, स्थल रूपों का वर्णन। वे मानते थे कि भूतल पर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण अपरदन, निक्षेपण और भूगतियों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी भूतल पर ऐसी अलग अलग जो गतियां हैं वो चलती है, उसके कारण से अपरदन और उसके अनुसार ये अलग अलग भू आकृतियों यानी स्थल रूपों का निर्माण होता है। इब्न सीना ने बताया कि जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से उर्वरा मिट्टी का निर्माण होता है।
उनके अनुसार भू अपरदन के पश्चात कठोर सेलों वाले भाग पर्वत शिखर के रूप में शेष रह जाते हैं। अरब भूगोलवेता ने ज्वार भाटा का भी तत्व प्रक्षेपण किया था। अल बरूनी ने भारत को प्रमुख ऋतुओं का विवरण दिया और बताया था कि भारत के मानसूनी वर्षा होती है जिस पर यहाँ कृषि निर्भर करती है, यानी मानसूनी कृषि है वो मानसूनी जो जलवायु उस पर पूरी तरह से कृषि निर्भर करती है। अगला फोर्थ है वो है सामान्य भूगोल के अंदर। सामान्य भूगोल है अरब के विद्वानों तथा व्यापारियों ने लंबी लंबी यात्राएं किया जिसके आधार पर विभिन्न देशों प्रदेशों के स्थानों के उच्चावच अफवाह मिट्टी वहां की मृदा कृषि उद्योग जनसंख्या सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक दशाओं आदि से संबंधित सूचनाएं और तथ्य एकत्रित किए। इस प्रकार अनेक भूगोलवेताओं ने ज्ञात प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया था। सामान्य या वर्णनात्मक भूगोल में जिन भूगोलवेताओं में योगदान किया उनमें अल इदरसी अल मसूदी आदि के विशेष उल्लेखनीय योगदान है। इस प्रकार के वर्णन ग्रंथ सबसे अधिक अल इदरसी ने लिखा था। प्रादेशिक भूगोल में अरब भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल के विकास में सराहनीय कार्य किया। तत्कालिक जो अरब साम्राज्य के विभिन्न देशों के साथ कुछ दूरवर्ती देशों का प्रादेशिक वर्णन अनेक अरब भूगोलवेताओं अरब साम्राज्य के विभिन्न देशों तथा जो दूरवर्ती देश है उनके साथ में भी इन्होंने वर्णन किया। इब्ने खुदरावे ने अरब फारस मलाया इंडोनेशिया जापान कोरिया आदि देशों के भूगोल लिखा था। इब्ने हाकल मोहम्मद अब्दुल कासिम ने विश्व के अनेक देशों के प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया तथा इनको लिखा भी, इनके बारे में वर्णन भी किया तथा यात्राएं की, स्वयं विभिन्न भूदृश्यों और तथ्यों को भी देखा। अगला है मानचित्र कला में देखें। मानचित्र कला में इनका योगदान देखो किस प्रकार से है। अरब के कई विद्वानों ने यूनानी और रोमन मानचित्र कला और अधिक विकसित करने पर सराहनीय कार्य किया। मानचित्र कला के विकास इब्ने इदरसी सर्वाधिक योगदान रहा, यानी इब्ने इदरसी का सर्वाधिक योगदान किसमें रहा? मानचित्र विज्ञान के अंदर। उन्होंने आयताकार प्रक्षेप पर विश्व का मानचित्र बनाया था। उसमें कैस्पियन सागर अरल सागर की स्थिति लगभग सही थी। उस पर एशियाई भाग में संबंधित सूचनाएं अधिक थी जबकि अफ्रीका भाग में टॉलमी के मानचित्र के लगभग समान था। अल इदरसी की कई छोटी छोटी मानचित्रों को संयुक्त करके एक मानचित्रावली यानी एटलस भी तैयार किया। अरब के खगोलविदों सूर्य का कोण ज्ञात करने के लिए नोमेन एस्ट्रोलेब आदि यंत्रों का प्रयोग करते थे ये मुख्य रूप से। अगला है देखो सातवीं भौगोलिक शब्दकोश। भौगोलिक शब्दकोश भौगोलिक जो ज्योग्राफी डिक्शनरी इसको बोलते हैं। कुछ अरब विद्वानों ने भौगोलिक तथ्यों स्थान नगरों देश प्रदेश स्थितियों तथा उनके पर्वत घाटी मैदान जलाशय वनस्पति पशुओं कृषि मानव जीवन आदि के विवरणों को संकलन हेतु शब्दकोश यानी विश्वकोश की रचना की। इस संदर्भ में इब्न सीना का विश्वकोश, अल्ब बाकरी का भौगोलिक शब्द संग्रह, जकाउर का भौगोलिक कोश और अल सेपा का विज्ञान कोश विशेष उल्लेखनीय है, जिसे अरब भूगोलवेता ने विशिष्ट रूप से इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी में अरब भूगोलवेताओं का क्या है योगदान सराहनीय या सभी सब्जेक्टों में है। इसलिए दोनों तरफ से आपको जो अरब के लोग जागृत थे जब यूरोप तमों में डूब जाता था। ज्ञान ज्योति ही अरब देश है, यह भी बड़ा अजूबा था। तो इसमें एक पहेली भी चलती है इसके साथ साथ में कि अरब लोग जागृत थे जब यूरोप तमों में डूबा था। ज्ञान ज्योति की अरब देशों में जब ये अजूबा था। यूनानी भारतीय ग्रंथ के अरबी के अनुवाद हुए। कई लेखकों ने स्वतंत्र लेखन में उत्तम काम किए थे। तो ये हो गया भूगोल के विभिन्न अरब भूगोलवेताओं के योगदान की विवेचना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।